हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है रीजनिंग के ऊपर कि रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है रीजनिंग में। देखिए, रीजनिंग में मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि सर हमें कुछ टॉपिक्स बता दीजिए जो हम लोग कर लें और उससे हमें अच्छा स्कोर मिल जाए। देखिए, आपको मैं ये बता दूं, इंग्लिश जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए मान लीजिए एवरेज है। ठीक है, इसमें सब लोग नॉर्मल स्कोर करने वाले हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में भी ये मान लीजिए कि अगर देखो टफ आएगा तो सबके सब जो है 5 मार्क्स अगर स्कोर कर लेते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर इजी आएगा तो इजी में सभी लोग कुछ ना कुछ तो स्कोर करेंगे। सपोज चलो एवरेज 30 मार्क्स ले लेते हैं तो सब लोग 30 मार्क्स जो है स्कोर करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अब आपका एग्जाम पहले होगा तो ये मान लीजिए कि जीए अब आपके लिए टफ ही रहेगा, चाहे भले ही वो इजी क्वेश्चंस पूछे, बट हम ये मान के चलेंगे जो हमारा एग्जाम है वो टफ आने वाला है। तो अब जो आपका प्री क्लियर कराने के लिए जो अब मेन चीज है वो है आपके लिए रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रीजनिंग से ही आपका जो है एग्जाम क्लियर हो सकता है। क्योंकि जब आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका जो प्री का स्कोर है वो ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो प्री में स्कोर आया था वो आया था 66.66। ठीक है, तो मेरा जो स्कोर था वो इस वजह से, क्योंकि मेरा हाई स्कोर था, अगर कट ऑफ हाई भी जाती तो ऑटोमेटिकली मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मेरा रीजनिंग में जो स्कोर था वो काफी अच्छा था। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, आपको ये समझ लीजिए कि जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनपुट आउटपुट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट कई स्टूडेंट जो है नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी मैं एक स्टूडेंट से मिला था तो उन्होंने बताया कि सर इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इनपुट आउटपुट आप चाहो प्रैक्टिस करते रहो, ये मैं नहीं कहूंगा कि प्रैक्टिस मत करो, बट जब एग्जाम में अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है आप तुरंत छोड़ दीजिए, उसको करने की जरूरत नहीं है। डेटा सफिशिएंसी हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ कुछ लोग उसे कर पाते हैं, कुछ कुछ लोग नहीं कर पाते। जो अगर जिससे नहीं हो रहा है तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको छोड़ दें, उस पर आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड ब्लड रिलेशन भी आपका थोड़ा सा टफ रहता है, बट आप इसको भी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। ऑर्डर एंड रैंकिंग तो आप इसको ये समझ लीजिए ये आना है तो आपको करना ही करना है, और उसी तरीके से जब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अगर आता है तो आपको ये करना ही करना है। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं। वर्बल रीजनिंग का मैं ये कहूँगा कि आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अब आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बता दिए ये आपको करने हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स भी जो होता है वो थोड़ा सा इजी रहता है किसी किसी के लिए, जैसे कि मतलब जो सर्कल बेस्ड हो गया या ट्राइंगल बेस्ड हो गया। ठीक है, पजल्स में बॉक्स पजल्स कई लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं या फ्लैट पजल अच्छे लगते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो तो अपना बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, और उसके साथ ही जो है आप अपना रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब सब लोग सोच रहे होंगे कि इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स एंड अल्फा न्यूमेरिकल हम क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो तो सबसे इजी आता है। देखिए, लास्ट ईयर का एग्जाम अगर देखें तो स्टूडेंट्स ने बताया कि इनइक्वालिटीज, सिलॉग्स एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है ज़्यादा नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसमें आपको अगर ये टॉपिक्स आते हैं तो आपका स्कोर जो है अच्छा आएगा। अगर रीजनिंग में आप 20 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि हाँ सर मेरे 20 मार्क्स या ऐसे हाई स्कोर आने की वजह से मेरा जो प्री है निकल गया। एंड इवन मेरे को स्टूडेंट्स ने बोला भी, पर्सनली ही बोला है कि सर रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने की वजह से हमारा जो है प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। क्योंकि मैंने तो जीए के लिए ये भी बोल दिया था स्टूडेंट्स को, अगर 3 नंबर भी आते हैं तो 3 करके छोड़ दो, एंड हुआ भी है सिलेक्शन लोगों का। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें। आप देखिए करना क्या है, जब आप सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आप ट्रिक्स को यूज़ करें। ठीक है, उसमें आपका जो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए वो है लेफ्ट एंड राइट कॉन्सेप्ट। कब? कि जब आपसे डायरेक्शन बोलेगी वो नॉर्थ या साउथ, जो पर्सन नॉर्थ या साउथ बैठा है तो आपका कब राइट कब लेफ्ट बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके मैं अच्छी ट्रिक आपको देता हूँ, ये आप कब कर पाएंगे। अब इसमें आप ट्रिक क्या यूज कर सकते हो, आप अपने ऑपोजिट किसी पर्सन को देखो। ठीक है, अभी जब आपने अपने ऑपोजिट को पर्सन को देखा तो आप क्या करो, उसके उसके राइट या लेफ्ट को आप देखो। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोल रहे हो कि उसके राइट में कोई चीज रखी है, अपने माइंड को ट्रेन करो उस हिसाब से कि उसके राइट में कोई चीज रखी है, तो वो उसका राइट किधर होगा, वो आपका लेफ्ट होगा। तो जब आप ये ऑटोमेटिकली करने लगेंगे डेली, जब डेली आप अपने हैबिट में डालेंगे इस चीज को, तो जो है आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब आप किसी के साथ फेस टू फेस बैठे होते हैं तो हो सकता है आपके सामने वाले को भी ये लगे कि अरे इसका तो ये राइट है, बट आप रियलिटी में आपके वो लेफ्ट होता है। तो आप जैसे किसी को ऑपोजिट में बैठते हो, आप उसको उसी एंगल से देखो और समझो ये पर्सन का जो यहाँ चीज रखा है वो लेफ्ट है,
ये जो चीज़ रखा है राइट, क्योंकि आपका जब ब्रेन ट्रेन हो जाएगा तो जब आप पजल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप पैरेलली बना रहे ड्राफ्ट, ठीक है, ये बना रही आपने पैरेलली, अब ये हो गया, अब मान लीजिए ये तो नॉर्थ फेस वाला है, ये साउथ फेस वाला है। अब क्योंकि आपने अपने ब्रेन को पहले से ही ट्रेन किया हुआ है कि सामने जो बैठा है साउथ है, तो ऑटोमेटिकली आप इसको लेफ्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। देखो ये साउथ, जब और ये नॉर्थ फेस करेगा तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो पहले जो है आपको ये चीज़ अपने आप को ट्रेन करना, और ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी अपने ऑपोजिट पर्सन को जज करो। जब आप जज करने लगोगे, उसके आसपास की चीज़ों को आप देखने लगोगे कि ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, ये मेरा राइट है और इसका लेफ्ट है। तो जब आप ये चीज़ अपने आप ट्रेन करने लगोगे तो ये जो डायग्राम्स आप बनाओगे, चाहे वो ट्राइंगल में हो या सर्कल में हो या रेक्टेंगल में हो, जब आप ये बनाने लगेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। कई बार स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं कि जैसे डायग्राम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने जैसे मान लीजिए मैं हिंट देता हूँ, किसी ने बोला कि बी के लेफ्ट में, बी कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है, बी के सेकंड लेफ्ट में A% बैठा है। तो आपका जो डायग्राम बनना था ये बनना था, क्योंकि आपको पता होगा कि बी साउथ देख रहा है, ठीक है, तो आपका डायग्राम तो ये बनना था। लेकिन होता क्या है कि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं पढ़ते कि बी साउथ देख रहा है, हम नॉर्थ बना देंगे। अब वो बोलेगा कि बी के सेकंड लेफ्ट में A बैठा है, तो वो यहाँ बना देगा, तो आपका जो डायग्राम है वो पहले ही चेंज हो गया। तो अब आप क्वेश्चन चाहे 10 बार पढ़ लो, आप ये ही डायग्राम बनाएंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा। तो अगर आप पहले से ही ये चीज़ें देखेंगे, आप क्या है क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए कि बी साउथ बैठा है, नहीं बैठा है, या बी नॉर्थ देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने टेबल को बना पाएंगे। अपने जो रेक्टेंगल या ट्राइंगल या सर्कल के जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट बन रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। दूसरा क्या है, जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ बी का एग्जांपल लिया, अब कोई सी है, सी के कुछ एक दो आजू बाजू में ए बी आ रहा है, ठीक है, या बी का नेबर कोई पर्सन बोल दिया, जैसे बी का नेबर मैंने मान लो चलो ए ही बोला है। अब ए से रिलेटेड आपको कोई पजल मतलब सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आपको पजल जो उठानी है वो बी के आंसर से ही उठानी है, क्योंकि बी का नेबर ए। अब जो बी का नेबर है ए, उसी से रिलेटेड आपको जो है चीजें मिल रही हैं, तो आपका डायग्राम जो है उस तरीके से बनेगा। मतलब कि आपको एक कॉमन चीज ढूंढनी, ठीक है। अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको साउथ और नॉर्थ सिटिंग का पजल मिलता है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये एक ही टॉपिक है, मतलब एक ही पॉइंट है कि सी जो है नॉर्थ दिख रहा है। अब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अगर आप सी नॉर्थ बना भी लिया तो आप क्या डायग्राम बना लेंगे। तो ये चीज आपको देखना है कि अगर आपके पास हिंट में बी दिया हुआ है, बी के साथ में सेकंड या थर्ड राइट में या लेफ्ट में या फर्स्ट लेफ्ट में कोई पर्सन दिया हुआ है, उसका नेबर के बारे में डिस्कस हुआ है, फिर उसके नेबर से रिलेटेड आपको कुछ जो हिंट मिल रही है, तो आप वहां से डायग्राम बनाइए। ये चीज आप पहले सीखिए कि आपको पजल की जो स्टार्टिंग करनी है वो कहाँ से करनी है। जब आप ये पकड़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पजल जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो फ्लैट बेस्ड पजल आता है, फ्लैट एंड बॉक्स। कई लोगों को बॉक्स तो बहुत इजी लगता है, बॉक्स में अगर वेरिएबल आ जाता है तो थोड़ा सा जो है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहले फ्लैट बेस्ड पजल में आप ये सीखिए कि आपका जो जस्ट, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये फ्लैट बना दिया मैंने, ये ए फ्लैट है, ये बी फ्लैट है, ठीक है। अब आप पहले तो ये समझिए कि आपके जस्ट अबव का मतलब क्या आता है और अबव का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए सी के जस्ट अबव ए बोला है, ठीक है, तो ये आपका जस्ट अबव हो गया कि सी के जस्ट अबव ए है। लेकिन अब बोल रहा है कि सी के अबव रहता है बी, तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, बी तो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि अबव बोला है। किधर अबव बोला है पता नहीं। लेकिन अगर आपको हिंट मिलता है कि सी का जो सी के ऊपर जो बी है वो ऑपोजिट फ्लैट में रहता है, तो अब आपको ये पता है कि बी यहाँ तो नहीं आएगा, आपकी एक पॉसिबिलिटी बन गई, अब आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक और हिंट मिलती है लास्ट में कि बी ए के ऊपर नहीं रहता, ठीक है, तो आपको ये पता लग गया, अब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, आपकी जो पॉसिबिलिटी बनेगी ये बनेगी। तो पहले आप ये चीजें सीखिए कि जस्ट अबव का मतलब क्या है और आपके अबव का मतलब क्या है और वन अबव का मतलब क्या है। कई बार हम लोग को कंफ्यूजन होती है कि एक फ्लैट छोड़ के रह रहा है या दो फ्लैट छोड़ के रह रहा है। जब आप ये जो पॉइंट सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपकी जो पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, ये जो है इंप्रूव हो जाएगी। उसी तरीके से बॉक्स भी है, बॉक्स पजल में भी यही है। और दूसरा वेरिएबल, जब आपको लगता है कि बहुत बड़ा वेरिएबल है, अगर
1 से 6 तक है तब तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर 1 से 8 या 1 से 10 आ जाता है तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा टफ है। अब ये तो आप कर सकते हो, बट हो सकता है एग्जाम में आपको ये छोड़ना पड़ जाए, तब आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आपको, आप डेटा सफिशिएंसी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डेटा सफिशिएंसी में भी जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया कि आपको यहाँ से हिंट मिल रहा है, सी के पास बी है, बी के पास ए है, ए का पड़ोसी, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ रहा है तो आप डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज और सिलॉग्स, इसके क्वेश्चंस आपको ऐसे आने चाहिए जैसे अगर 4 क्वेश्चन भी पूछता है दोनों को मिला के, तो आपके चारों के 4 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए इसके। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पुनीत सर की वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से आपको इनइक्वालिटीज और सिलॉग्स आ जाएगा। तो जो भी लोग ऑलरेडी पुनीत सर को फॉलो कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि कितना अच्छे से वो लोग कर पा रहे हैं। सिलॉग्स में उन्हें डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो समझ में नहीं आता, या तो आप पेड बैच ले सकते हैं अगर लेना है तो, नहीं तो आप फिर किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं, बट करना है आपको एक ही टीचर को। अब बात आती है ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग में भी आपको ये चीज़ें मतलब बहुत इजी रहती है। ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता है, एक तो सिंपल ऑर्डर रैंकिंग होता है जिसमें क्या है, सिर्फ मतलब रैंक बेस्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए एक पियोन है, एक ऑफिसर हो गया, एक मैनेजर हो गया, एक सीनियर मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर, ऐसे आपको रैंक दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, एक आपको ऑर्डर रैंकिंग हो सकता है स्कोर बेस्ड आ जाए, कि मतलब जो स्टूडेंट्स के स्कोर बेस्ड है। स्कोर बेस्ड कैसे है, जैसे स्कोर बेस्ड यहाँ समझते हैं भी क्या होता है। स्कोर बेस्ड ऑर्डर रैंकिंग, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट की रैंक फर्स्ट है, किसी की सेकंड है, किसी की थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये रैंक हो गया, तो ये आपका रैंक बेस्ड हो गया। अगर आपको डेजिग्नेशन बेस्ड मिलता है तो पियोन, ऑफिसर, मैनेजर, इस टाइप से आपको जो है आपको वो मिल जाएगा पजल। तो इस तरीके से आपको ये ऑर्डर एंड रैंकिंग बहुत इजी होता है, क्योंकि आप उसको मतलब कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के भी आप कर सकते हैं। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग पे तो आप ध्यान दें। तो एक ब्लड रिलेशन होता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगा, भले ही वो इजी लगता हो, बट फिर भी उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिलती है। अभी जैसे मैं उसका एक ब्लड रिलेशन का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड रिलेशन में आपके कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस कीजिए। कॉन्सेप्ट जैसे अभी बोलता है कि ए की सिस्टर इन लॉ कौन है, सी। अब ए की सिस्टर इन लॉ तो ऐसे भी हो सकती है कि मतलब ए की शादी किसी बी से हुई हो, ठीक है, अब बी की सिस्टर हो सी। अब हमने तो कॉन्सेप्ट, जब हमें बोलेंगे ए की सिस्टर इन लॉ है सी, तो हम ए का ऐसे ही बनाएंगे डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट बनाएंगे नहीं कि ए का ब्रदर भी या सिस्टर, ये भी रिलेशन हो सकता है और इसकी शादी हो सकती है किसी से, तो ये भी तो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी। अगर देखिए ये जैसे यहाँ पे आपने बनाया, आप ये समझिए, देखिए जैसे ये वाला बनाया कि ये पर्सन की शादी हो रखी थी इससे, इसकी सिस्टर इन लॉ सी। यही कॉन्सेप्ट अगर हम ऑपोजिट कर लें तो ये दोनों भाई बहन है, इसकी शादी हो गई इससे। ठीक है, डायग्राम दोनों सही बनेगी, डायग्राम दोनों ही बन रहे हैं। तो हम लोग क्या होता है, हमारा माइंड सिर्फ एक ही लाइन पे चलेगा कि ए की तो भाई शादी हो गई होगी पक्का, तभी ये जो है ये मतलब जो है सिस्टर इन लॉ है। हम ये एंगल से देखते ही नहीं है कि ए और बी ब्रदर एंड सिस्टर हो सकता है, तो ये सी की जो है मतलब सिस्टर इन लॉ बन सकती है। और जरूरी नहीं है कि आप यही कॉन्सेप्ट मानो, जरूरी नहीं आप यही मांगो, हो सकता है ए और बी भाई बहन है, सी भी भाई बहन है और सी की डी से शादी हुई हो और डी की बहन हो ई। आप बोल रहे थे ए की सिस्टर इन लॉ कौन है, ई, ये भी तो सिस्टर इन लॉ हो गई। शादी किसकी हुई थी, सी और डी की, और ये दोनों ये सब भाई बहन थे, लेकिन ई की बनी। तो जब आप मेनली जो आप फंसोगे तो यहीं पे फंसोगे सिस्टर इन लॉ वाले कॉन्सेप्ट में, या फिर जहाँ पे 3 जनरेशन वाला आ जाए, जैसे ग्रैंडफादर और इनके सन डॉटर या वाइफ और इनकी वाइफ, ठीक है, और इनके सन डॉटर। तो यहाँ पे जो है आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप रीजनिंग कर पाएंगे। और रीजनिंग में मैं कहूँगा कि आप 20 मार्क्स को मान के चले कि आपके 20 मार्क्स आने हैं। जब आपके 20 मार्क्स आने लगेंगे और आप जो मार्क्स देते हैं, मार्क्स में आप ये समझ लीजिए कम से कम आपको 30 to 40 के आसपास स्कोर करना है।
तभी आपके एग्जाम में इतने आएंगे 20, नहीं तो 20 भी नहीं आएंगे। और जब आप 20 के आसपास और अगर आप 20 के आसपास पहुंच जाते हैं तो आपका जो है एग्जाम क्लियर हो सकता है। ये एक आसान तरीका है। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आप पहले तो ये समझ लीजिए, आपको पहले स्क्वायर और क्यूब के बारे में पता होना चाहिए, कुछ थ्योरम जैसे पाइथागोरस थ्योरम की बात, और आप राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम याद कर लीजिए, क्योंकि आप और उसमें आप ये समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि आपके ऑपोजिट वाले पर्सन का आपको याद रखना है कि उसका राइट लेफ्ट क्या है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में काम आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अभी सीधा देख रहा था, फिर ये मुड़ गया, फिर ये इस साइड जा रहा है, अब इसका राइट एंड लेफ्ट चेंज हो गया, पहले तो ये राइट था ये लेफ्ट था, अब इसका जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये लेफ्ट नहीं रहेगा, ये राइट नहीं रहेगा। तब आपको, अगर आपने लेफ्ट राइट ये वन लगा दिया, तब आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तब आपको क्या करना है कि ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ये कैसे पता लगेगा? जब आप एक दूसरे को अपने ही रियल वर्ल्ड में आप सामने वाले का राइट लेफ्ट समझिए, जब आप उसका राइट लेफ्ट समझने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि ये पर्सन जा रहा है, इसने राइट टर्न लिया, ठीक है, अब राइट टर्न लेने का एक और राइट टर्न ले रहा है, ले लिया, अब ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न तो ये होगा ना। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तभी आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लियर होगा। और अब आपसे पूछता है कि ये डिस्टेंस, मतलब जो ये पॉइंट से ये दो पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तब आप इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम अगर आती है तो आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, स्क्वायर क्यूब ये पढ़ लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, और स्क्वायर क्यूब का क्या है, स्क्वायर क्यूब आपको अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज भी जो आएगी वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो ये अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आपको बहुत काम आएगी। प्राइम नंबर सीख लीजिए, प्राइम नंबर भी आता है, कई बार हम प्राइम नंबर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और इनइक्वालिटी सिलॉग्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्योंकि अब ये इजी हो गए हैं तो कई लोग इसको पढ़ते तो हैं, क्योंकि मतलब यही पूछेंगे यही आएगा, बट आपको मान लो 2 या 3 या 4-5 क्वेश्चन आए, उसके बाद आपका एग्जाम थोड़ी ना निकल जाएगा। अगर आपको एग्जाम करना है तो आपको पजल्स को टच करना ही पड़ेगा। और पजल्स में पहले आप अपना राइट लेफ्ट का अलग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि मतलब राइट क्या है लेफ्ट क्या है, अगर मेरे ऑपोजिट में कोई पर्सन है तो उसका राइट लेफ्ट क्या है, ठीक है। तो वो आप जो है पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही आप जो है कर पाएंगे रीजनिंग। अदरवाइज आपकी रीजनिंग जो है वीक रह जाएगी और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप पुनीत सर की क्लास के साथ मॉक्स करते रहें। हो सकता है अभी तक मॉक्स स्टार्ट हो गए होंगे, उनके साथ मॉक्स कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस जो है देख सकते हैं। लेकिन आप अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पुनीत सर की वीडियोस देखें, या आप किसी और टीचर की देख सकते हो, सोना मैडम की देख सकते हो, किसी की भी देख सकते हो, सौरभ सर की देख सकते हो, आप किसी की भी रीजनिंग की जो है वीडियो देख सकते हो। लेकिन आपको मॉक्स जो है उन्हीं के साथ देना है, आपको अलग से कोई मॉक्स देने की जरूरत नहीं है। जो वो पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ रखिए, उनके साथ मॉक्स दीजिए। एंड आप, क्योंकि टाइम कम है, तो आप क्या कीजिए, एक वॉच लेके बैठ जाइए, उसमें आप 4 से 5 मिनट लगाइए और जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्या होगा, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपका उस टाइम पे सॉल्व हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रिवाइज कीजिए, दोबारा देखिए, और अपने राइट लेफ्ट की चीज़ों को, अपने ऑपोजिट, आप रियल वर्ल्ड में अपने ऑपोजिट वाले को देखिए कि आपके ऑपोजिट में क्या है और उसका राइट क्या है, उसका लेफ्ट क्या है। जब आप ये चीज़ें समझने लगेंगे, आपका नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट सही होने लगेगा। पजल्स करते वक्त ये देखिए कि हमें जो क्वेश्चन करना है उसमें ज़्यादा हिंट्स कहाँ दिए गए हैं। ये मत देखिए कि सी का नॉर्थ दे दिया, अब आप बैठे, मतलब सी नॉर्थ है, सी के सेकंड राइट में ए है, अब उस सी और ए के बारे में पता ही नहीं है, तो आप करेंगे कैसे। तो आप ये देखिए कि ज़्यादा हिंट कहाँ से हैं और क्या हिंट्स दी गई हैं। डेटा सफिशिएंसी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या कोई और भी डाउट है तो कैसे भी डाउट्स हो आप मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ में हम मेंस के क्विजेस भी आपको यूट्यूब पे देते रहेंगे, जिससे कि आप वहाँ से मेंस की भी तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।